गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी आईबी की सीरीज। आईबी की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक, पीडीएफ, एग्ज़ाम रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। नीचे वाला जो पार्ट है वो डाउट ग्रुप है जहां पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का लेवल क्या रहता है वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आईबी का जो 2017 वाला एग्ज़ाम था उसके अंदर मैथ्स का लेवल कोई बहुत ज़्यादा था नहीं। जैसा रेलवे का लेवल है, रेलवे के जैसे पेपर चल रहे हैं वैसा का वैसा ही मान सकते हो आप, आईबी का भी लेवल था। लेकिन अपना प्रयास ये रहेगा कि आपको भविष्य में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस इन सब की एग्ज़ाम्स भी देनी है, प्लस आपकी अपनी कोई स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होगी वो भी आपको देनी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग पेपर्स का लेवल है वो अच्छा लेकर चल रहे हैं। बीच बीच में आपको मैं बताता भी हूँ कि ये सवाल सीजीएल मेंस से लिया गया है। बहुत ही कोई यूनिक टाइप का सवाल है तो वहाँ पर आपको अलग टाइप की अप्रोच भी देखने को मिलती है। किन के लिए हेल्पफुल है? तो मेरा ये मानना है जिन्होंने 90 डेज़ की रेलवे की सीरीज़ देख रखी है उन बच्चों के लिए बिल्कुल ये हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपने अगर पहले से ही थोड़ा बहुत भी मैथ्स को पढ़ रखा है तो भी आप सीधे मॉक टेस्ट देखते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि जो भी बात आएगी उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई। प्लस अपना उद्देश्य ये नहीं है कि जस्ट क्वेश्चंस को सोल्व करके मैं दिखा दूं, नहीं। अपना उद्देश्य ये है कि टिपिकल सवाल है उसको इजी करना, कि उसे कैसे इजी किया जाए। दूसरा कि अगर सवाल इजी टू मॉडरेट है तो अपनी एग्जाम अप्रोच उसको डील करने की क्या होगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहा? 9 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक नियमित षटभुज 9 सेंटीमीटर साइड है, आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, उसका एरिया पूछा है। रेगुलर हेक्सागन की थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं तो बात को ध्यान से समझना। जैसे ये रेगुलर आपका हेक्सागन होता है समषटभुज, इसका मतलब इसके पास 6 साइड होती हैं, 6 की 6 आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है भाई। अब जब आप इसे ब्रेक करके देखेंगे, जब आप रेगुलर हेक्सागन को ब्रेक करेंगे तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में टूट जाता है। बस जिसको ये तोड़ना आता है उसके लिए मामला आसान हो गया। इसकी साइड ए है, ये वाली भी साइड ए है, ये भी ए है, 6 की 6 साइड आपकी ए हो जाएंगी। ठीक है भाई। ये पूरा 360 डिग्री है तो ये एंगल आपका बचेगा यहाँ पर 60 डिग्री। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बनते हैं, रेगुलर हेक्सागन, सॉरी ये बनेगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। डिटेल में मैंने इसके ऊपर चर्चा कर रखी है, आप सर्च कर सकते हैं रेगुलर हेक्सागन बाय वासु सर स्टडी आई क्यू। तो आपके सामने वो सेक्शंस आ जाएंगे, उन सेशंस को आप ध्यान से देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन डिटेल में कैसा है। जहाँ जहाँ अपने क्वेश्चन की जैसी डिमांड होगी थ्योरी कवर करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ याद रखने लायक है? इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे √3/4, साइड ए है इसका स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखते हैं। और इसको जब आप 6 से गुणा कर देते हैं तो असल में देखा जाए तो ये एरिया निकल के आता है किसका, रेगुलर हेक्सागन का। ठीक है भाई। इतना सा आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले को रटना नहीं है। कई बच्चे कैसे रट के रखते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट किया, वो रट्टा मार के रखते हैं 3√3a² / 2। एक बात बताऊं, दिमाग पर क्यों अनवांटेड प्रेशर डाल रहे हो? जो काम आपका आसानी से हो रहा है उसको आसानी से ही पड़ा रहने दो। अब ये बात आप जीवन भर नहीं भूलेंगे कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने रेगुलर हेक्सागन को ब्रेक किया, ये कभी भूलने वाली बात है ही नहीं। लेकिन वो जो 3√3a² / 2 करते हो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा एक टाइम के बाद। शुरुआत में पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, बाद में धीरे धीरे मामला मिसिंग हो जाता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि चीज़ें उस पैटर्न में याद रखें कि चीज़ें लंबे टाइम तक ध्यान रहें।
अब देखना जरा 9 सेंटीमीटर इसकी साइड है, क्या लिखते हैं आप भाई? आप एग्जाम में यहां से स्टार्ट करते कि भाई 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड √3/4 और यहाँ से एरिया लिखोगे 9 का स्क्वायर 81। इसको 2 से कैंसिल आउट किया, यहाँ 3 आ गया, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई? 243 √3/2। ये आपका रिजल्ट हो गया 243 √3/2। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट है। तो अपनी जो एग्जाम अप्रोच है वो क्या कहती है भाई? इतना सा आपको करना है। एग्जाम में कभी भी इनके डायग्राम नहीं बनाने होते हैं आपको। चलिए भाई, और जो जो बातें आपको ये लगे कि भैया आपने नहीं पढ़ रखी हैं तो एटलीस्ट उनको अपने नोट्स में शामिल करते हुए चले। देखना जरा, 518 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो। देखो, इन सवालों में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है कि 518 में से क्या लेस करें कि ये 13 से डिविजिबल हो। अब देखो, डिवीजन करके देख लो। यहाँ पर डिवीजन करोगे 13 गुणा 3 39, 13 गुणा 4 52, तो इसका मतलब 13 गुणा 3 13 इंटू 3 39 हो गया। आपके पास क्या बच गया भाई? 12, एक था आपने उतार लिया। फिर डिवीजन करोगे 128 में, 13 गुणा 9 117 होता है, 13 गुणा 9 117 होता है, ये संख्या 128 है। तो इसका मतलब 117 यहाँ पर रखोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा भाई? यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा आपका 11। ठीक है भाई, ये रिमाइंडर हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। कैसे भाई? 518 को आप 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका? 11 निकल के आता है। कब? जब 13 से डिवीजन करते हैं। अगर मैं 518 में से 11 को लेस कर दूं, 518 में से 11 को लेस कर दूं तो अपने पास क्या बचेगा? 507। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप 13 का डिवीजन करते हैं तो 507 में तो जाएगा ही जाएगा, और 11 आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर। और संख्या क्या हमने काम में ली है? 518। तो आप चाहते तो 518 को 2 टुकड़ों में कुछ इस हिसाब से ब्रेक करके देख सकते थे। ये बात है अपनी डिटेल में, कि डिटेल में कैसे करें भाई। ठीक है, अब कोई मुझसे कहे कि इसमें से क्या घटाऊं कि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, आप कहोगे कि भाई इस 11 को खत्म कर दो। 11 को खत्म कर दोगे, क्या बचेगा? सिर्फ 507। 507 में आपका डिवीजन जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह सकते थे कि भाई 518 में से 11 को लेस करना है, और यही आपका क्या हो गया? रिजल्ट। इतना डिटेल में करना था? नहीं, थोड़ा सा फोकस करके देखो बात को। छोटी मोटी आपको एटलीस्ट टेबल आनी चाहिए, कम से कम 20 तक तो टेबल आए आपको। आपने वहाँ स्क्रीन के ऊपर देखा कि 13 का डिवीजन किया, 3 बार चला गया, रिमाइंडर 12 आ गया, 128 हो गया। 128 में डिवीजन करोगे 117 तक चला गया। ठीक है, क्या बचा? रिमाइंडर 11। उस रिमाइंडर को हटा दो, हटा दोगे तो नंबर 517 बनेगा आपका, जिसमें पूरा पूरा डिवीजन लग जाएगा। तो इसका मतलब 507 बनेगा, पूरा पूरा डिवीजन लग जाएगा। तो आपको जो रिमाइंडर बचता है असल में उसी को खत्म करना होता है। रिमाइंडर आपने बचने नहीं दिया, इसका मतलब आपका नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इन सवालों की ये आपकी एग्जाम अप्रोच होती है। सेशन को ध्यान से देखना। आपको लास्ट के अंदर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कुछ सवाल रखे हैं। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे जल्दी ही। देखना जरा, आसान सा सवाल आपके सामने। देखो, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में कोई काम करते हैं। ए अकेले काम करते हुए से 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने अकेले काम किया होता। देखो, ए और बी किसी काम को क्या करते हैं भाई? 12 दिन में पूरा करते हैं, और ए अकेला इसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। 12 और 20 का एलसीएम लेते हो, कितना आता है? 60। इफिशियंसी निकालोगे, 60 में 12 का डिवीजन किया, 5। हर रोज 5 काम करते हैं। ए अकेला हर रोज क्या करता है? 3 काम करता है। अब क्या कह रहा था कि भाई यही काम क्या है? ये 60 है। इसे अगर अकेला आपका बी करने लग जाए तो कितना टाइम लेगा? ए की इफिशियंसी आपने निकाल ली है, कितनी है? 3। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो बी की इफिशियंसी 2 हो गई।
2 का कर दिया डिवीजन, कितना टाइम लगा आपका 30 डेज। ठीक है भाई, चलो मुद्दे की बात करते हैं। ये तो समझने के लिए बात हो गई, ये तो वो बात होगी ना, सवाल को सोल्व करना पर्पज है, सोल्व करना पर्पज नहीं है भाई। हमेशा ध्यान रखिए, आप जिस भी एग्जाम में बैठते हैं 10, 15, 20% बच्चों के पास नॉलेज होता है। नॉलेज का मतलब उनको सवाल आप दोगे वो सोल्व कर देंगे। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास स्पीड नहीं होगी तो आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। तो सवाल अगर आपके इजी हैं, मॉडरेट हैं, तो दिमाग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डाल लें आप कि यार उसको और इजी वे में कैसे किया जा सकता था, उसे और फास्ट तरीके से कैसे किया जा सकता था। अमूमन इन सवालों को हर बच्चा करता है। अब बोलने को वो कह देते होंगे, सोल्व करवाते हैं टीचर, तब भी कह देते हैं भाई सेकंडों में ख़त्म हो गया। वो सेकंड काउंट करोगे तो वो 25-30 सेकंड है। ठीक है, इतने सेकंडों में ऐसे ऐसे सवाल ख़त्म करने लग गए तो फिर अपना तो हो लिया सिलेक्शन। क्या करें, सुधार करो। इस सवाल में ऐसी कोई सिंगल बात नहीं है जो आपको नहीं पता, ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है जहाँ पर एरर हो सकती है। तो सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर आओ। आपने देखा 12 और 20, टोटल वर्क कितना मान लिया भैया आपने मान लिया टोटल वर्क 60। ठीक है, ये 60 काम किससे करवाना है, बी से। बी की इफिशियंसी नहीं पता, ए और बी की पता चल रही है ना, ए और बी। देखो 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करेंगे तो 60 में 12 का डिवीजन करोगे, ए और बी की इफिशियंसी 5। ए की कितनी है, 60 में 20 का डिवीजन करोगे 3, तो ए और बी में से ए की घटा दोगे, किसकी बचेगी, बी की। सोल्व कर दो, ये लो आपका रिजल्ट आ गया। तो ये होती है आपकी एग्जाम अप्रोच कि सच में ही आपने 5 सेकंड 6 सेकंड में सवाल को किया। इसको आप बोलते जरूर हैं विद इन सेकंड कर लिया, नहीं भी, इसे करते करते 25-30 सेकंड लग जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क के अंदर आपको ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरा काम आपको एक सही रास्ता दिखाना है, उसे फॉलो करने का प्रयास करें। डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी तुरंत के तुरंत नहीं सोल्व हो पाते, लेकिन ये आदत अगर आप डेवलप कर दोगे तो मुश्किल सवालों का भी 50% पार्ट आपका माइंड में सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और लीड वहीं से जनरेट होगी टाइम के। देखना जरा, यदि 4 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या है, 20% दिख रहा है। साफ साफ क्या होगा, 20%। कैसे भाई, 1 शर्ट खरीदी, 4 और 1 5, टोटल है आपके पास 1/5 आ गया। इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20%। हमने अप्रोच देखी है, सवाल माइंड में हो रहा है। पहले थोड़ा सा स्टोरी को समझो। आप क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट भी समझते हैं भाई कि हो क्या रहा है, दिमाग में तो जाए बात, सीधे सीधे 20% बोल दिया। आप ये मान लो मार्क प्राइस जो है आपकी वो 1 रुपये है। 1 रुपये मार्क प्राइस किसकी है भाई, एक शर्ट की। ठीक है, आप शॉप पर गए और आपको 4 शर्ट खरीदनी थी। ठीक है, तो दुकान वाले ने क्या कहा कि सर हमारे पास चल रहा है एक ऑफर ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी 4 शर्ट खरीदने आएगा तो हम उसे 1 शर्ट फ्री दे देंगे। चलो भाई आप एग्री हो गए, कोई बात नहीं भाई, 4 शर्ट मैं तो खरीदने आया था, एक ये लोग फ्री दे देंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपके हाथ में कितनी होंगी शर्ट टोटल, तो आप कहोगे कि भाई 4 तो मैंने खरीदी हैं, एक मुझे फ्री मिल गई। इन 5 शर्ट की मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस इनकी है 5 रुपए। क्यों, आपके हाथ में तो 5 है ना, जितना सामान है उसकी मार्क प्राइस कितनी है, 5 रुपए। आपने उन्हें कितने रुपए में खरीदा है या दुकानदार ने उन्हें कितने रुपए में बेचा है, तो आप कहेंगे कि भाई मैं तो 4 ही शर्ट लेने गया था, एक शर्ट की कीमत 1 रुपये थी, क्योंकि हमने लिख रखी थी मार्क प्राइस एक शर्ट की। तो इसका मतलब 4 के ही मैंने तो पैसे दिए थे, तो वो पैसे कितने हो गए, 4 रुपये। छूट कितने की मिली भाई, पूरे सामान पर 5 रुपये लिखे हुए हैं, पूरे सामान के आपने 4 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब आपको मिला है 1 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, तो 1 की छूट आपको किस पर मिली है भाई, 5 पर, तो यही आपका क्या हो गया, 20%। एग्जाम में थोड़ा बहुत सोचोगे तो कैसे सोचना है कि कस्टमर दुकान से बाहर आता है, आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, एक आर्टिकल की मार्क प्राइस 1 रुपये है। कस्टमर दुकान से बाहर आया, उसके पास सामान कितना है, 5 शर्ट है, तो इसका मतलब उन सब की मार्क प्राइस कितनी है भाई, 5 रुपये हो गई। फ्री वाला माल उसके पास कितना है, तो आप कहोगे उसके पास 1 शर्ट है, उसकी मार्क प्राइस कितनी है, 1 रुपये। तो इसका मतलब 5 रुपये पर 1 का डिस्काउंट मिला है, रिजल्ट क्या आ गया, 20%।
इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो सवाल है इसे लिखने की नीड नहीं होती, कुछ भी लिखना नहीं है, रटना भी नहीं है। रटोगे तो क्या इसकी एक और दो लैंग्वेज कुछ और डिफरेंट टाइप की होती हैं कि 5 शर्ट खरीदने के ऊपर कस्टमर को 7 शर्ट दी जाती हैं, उसमें फ्री शब्द हटा देता है, ठीक है। एक में फ्री भी देता है प्लस परसेंटेज में डिस्काउंट भी देता है। तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज बनती हैं। तो आप कभी भी इनको रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि सर एक पैटर्न था उसको मैंने तो रट रखा है। क्यों रट रखा भाई? सिंपल है, 4 शर्ट खरीदी, 4 रुपए लिखे थे, एक शर्ट पर 1 रुपया लिखा हुआ ही मान लो, दुकान से बाहर आई, आपके हाथ में शर्ट है कितनी? 5 शर्ट पर रुपए कितने लिखे हुए? मार्क प्राइस कितनी है? 5 रुपीज़। आपने दिए कितने थे? आपने तो 4 ही दिए थे, तो इसका मतलब जो फ्री शर्ट आई है जिसकी कीमत 1 रुपये है वो आपका डिस्काउंट हो गया। तो 1/5 की वजह से सीधे सीधे आपका रिजल्ट 20% यहाँ पर सेट बैठता है, ठीक है। पर्पज मेरा ये नहीं रहेगा कि मैं आपको जस्ट सवाल सोल्व करवा दूं, सीधे सीधे कोई ट्रिक रटवा दूं, नहीं कि इस सवालों में ऐसे कर लेना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई वो ट्रिक व्रिक जो है ना वो फेल हो जाती है एक टाइम के बाद, लैंग्वेज घूमती है। जैसे इस तरह जैसे आप CDS के पेपर लगाने स्टार्ट कर दो किसी भी चीज़ के, आपने कितनी ट्रिक्स देख रखी हैं, आपकी ट्रिक एकदम फेल हो जाती है, क्योंकि उनका स्तर ही कुछ ऐसा है पेपर पूछने का, उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि कुछ एक पार्ट में ट्रिक काम कर रही है, बाकी में सारा मामला फेल हो रहा है। तो रीज़न क्या होता है कि UPSC जो भी पेपर बनाती है वो नॉलेज के हिसाब से बनाती है। SSC ने भी अपना पैटर्न कुछ कुछ चेंज किया धीरे धीरे। इन सालों में मेंस का लेवल देखोगे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो चीज़ों को समझें, माइंड में कैलकुलेशन करने का प्रयास करें और एक सटीक अप्रोच डेवलप करके रखें कि एग्जाम में कैसे करना है। देखना जरा क्या कहा, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात। एज चैप्टर कल ही अपलोड किया गया था, पूरा का पूरा एज चैप्टर। तो जिस बच्चे को नहीं मिल रहा है तो वो क्या करें, सर्च कर लिया करें, कंप्लीट एज बाय वासु सर, ठीक है। इतने में आपको वो पूरा का पूरा एज चैप्टर मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। एज चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने डेवलप किया था क्या भाई, क्रॉस मेथड। जो प्योर एज के सवाल हैं उन पर, हर सवाल पर क्रॉस मेथड काम करता है। इसके अलावा जो डिफरेंट सवाल होते हैं एज के, जो एवरेज के अंदर आते हैं, उनके ऊपर अपना बेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी काम करता है, ठीक है। तो 2 ही चीजें आपको सीखनी होती है, इतने में काम आपका धूमधाम से चला जाता है। पहले तो बात को ध्यान से समझना जरा क्या है, P और Q की वर्तमान आयु आपको प्रेजेंट एज दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, 7 और 9। जो भी बात ऊपर मानते हो उसके साथ एक्स इन्वॉल्व करते थे इस चैप्टर में। फिर क्या कह रहा है, 10 साल पहले, 10 ईयर अगो या बिफोर, कितना था भाई रेशियो, 5:7। अब लिखते क्या हो यहां पर लिखते हो गैप। किस में लिखते हो, ईयर्स में। किस किस का, ये जो एज दोनों दे रखी है इनका गैप लिखा जाता है। आज प्रेजेंट की एज, मतलब अगर मैं बात करूं 2021 तो ये इसका मतलब क्या है 2011। इनके बीच का गैप कितना है, 10 साल। वैसे तो सवाल में साफ साफ ही आपको दिखता है कि ये गैप आपका 10 ईयर और 10 ईयर रहता है। लिख लिया, चलो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आप मेरे ख्याल से क्रॉस मेथड की वहां देख ही लेंगे। चैप्टर पूरा पढ़ लेना, मुश्किल से 4 या 4-4.5 घंटे का चैप्टर है, एक बार में उसको कवर कर दोगे। मैथ्स अगर आपने पहले से भी थोड़ी ठीक ठाक पढ़ रखी है तो 2x पर करके उसको देख लेना। PDF के लिए आप वही है स्टडी IQ, वासु स्टडी IQ जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें जाओगे, फाइल का सेक्शन है वहां पर PDF पड़ी है। अपने वाली PDF की अच्छी बात यह है कि PDF हो इतने में ही काम चल जाता है। कुछ बच्चे जैसे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, मोबाइल में उस PDF को सेव करके रखते हैं, ठीक है। जैसे ही मान लो किसी को ये लगा कि मुझे क्लास नंबर 17 में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से क्लास स्टार्ट हुई है PDF में देखो, वहीं क्लिक कर दो, बता रखा है कहाँ क्लिक करना है, तुरंत वीडियो लेक्चर में चले जाओगे। तो अगर आपको पढ़ना ही है तो हमने तो बड़ा आसान और स्मूथ काम कर रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इतने इतने करवा रखे हैं, मतलब रेलवे की पूरी सीरीज को आप देखोगे 90 डेज की आपकी क्लासेज, 15 डेज की रिवीजन क्लासेज, उसके पास मॉक टेस्ट, 3000 से ज़्यादा सवाल हमने डिस्कस किए। तो इन चीज़ों को देखें, पढ़ेंगे तो कंटेंट सटीक भी मिलता है, कोई आलतू फालतू बात भी नहीं मिलती है, सारी टू दी पॉइंट आपके काम की बात मिलती है। मेरे ख्याल से मैंने कभी भी किसी लेक्चर में कोई ऐसी राजनीति वाली बात नहीं की कि उसको करें, भाई आपके काम की बातें।
आपकी अप्रोच से रिलेटेड है, आप कैसा फील करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वही तो डिस्कशन होता है। आपको गाइड किया जाता है, भाई ये किताब पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। चलो भाई, ये क्रॉस मेथड आप मुझे पूरी उम्मीद है वहां से देख लेंगे। अब देखो था क्या इसमें, क्रॉस में गुणा किया, 9 गुणा 5 45x और 7 गुणा 7 49x, दोनों का अंतर 45x और 49x का अंतर लिखोगे कितना आ जाएगा भाई 4x। फिर देखो 10 गुणा 7 70, 10 गुणा 5 50, 70 और 50 का अंतर कितना आ गया 20। कैंसिल आउट करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या कह रहा है भाई, क्योंकि वर्तमान आयु प्रेजेंट एज कितनी है, क्योंकि प्रेजेंट एज आपके पास है क्योंकि 9x, x की जगह 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 45 ईयर। ठीक है भाई, अब काम की बात सुनो, काम की बात सुनना, एग्जाम में ये सवाल आप कैसे डील करेंगे। इतनी चित्रकारी नहीं करनी है, कलाकार भी नहीं बनना है। प्रेजेंट का रेशियो है 7 9, बाद वाला 5 7 और डिफरेंस कितने का था 10 का। ऊपर वाले में x मानते हैं तो सीधे सीधे लिख लो आप 9 5 45 49, यहाँ पर कितना मेंटेन होगा 4, ये 70 और यहाँ पर कितना मेंटेन हो गया आपका 20। कैंसिल आउट किया 5 बार, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है 9 गुणा 5 45। तो ये आपकी क्या होगी एग्जाम अप्रोच। लंबी चौड़ी चित्रकारी नहीं करनी है, गैप लिखोगे, प्रेजेंट एज 10 साल पहले, पी है क्यू है, क्यों लिखने की नीड है भाई। समझ आ रहा हमें साफ साफ, पी और क्यू की बात चल रही है, एक सीक्वेंस में है, सीधे रेशियो लिखो। कुछ बच्चे इनको वर्बली भी कर लेते हैं, कैसे 7 गुणा 7 49, 9 5 45, 4 आया, 5 और 7 का गैप 2 है, 2 गुणा 10 20,000, 2 गुणा 10 20, 4 20 को बताता है, 1 की वैल्यू 5 हो गई, क्यू की वैल्यू निकालनी है तो 9 गुणा में 5 45। तो संभव सब कुछ है, बस आपका ध्यान जाना चाहिए कि एग्जाम में इतना सा लिखो या फिर एग्जाम में पूरा का पूरा सवाल माइंड में करो। सवाल ये भी हो सकता था कि क्यू की आज से 3 साल बाद उम्र क्या होगी, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्यों निकाला 45 साल का आ गया प्रेजेंट में, 3 साल बाद कितनी होगी 3 जोड़ दो, 2 साल पहले कितनी होगी 2 घटा दो, पी और क्यू की दोनों की एज का सम कितना है लिख लो। तो ये सारा का सारा सिनेरियो करना संभव होता है, और इस पर्टिकुलर सवाल को आप चाहें तो ठीक ठीक कमांड आपकी बनती है, तो रेशियो बड़े ही एडजस्ट होकर के आपको दिखते हैं, मामला माइंड में करना संभव है। पहले आप क्या करेंगे, एज चैप्टर पूरा देखेंगे, क्रॉस मेथड आया कहाँ से उसको समझना है। शुरुआत में पहली बार कर रहे हो, हर चीज़ को डिटेल में करना है, फिर अनवांटेड चीज़ें नहीं लिखनी है, और उसके बाद आपका रास्ता क्या होगा, ऐसे सवालों को माइंड में अटेम्प्ट करना। कितने भी सवाल देख लेना इस क्रॉस मेथड से, प्रीवियस ईयर में सीजीएल मेंस में पूछे गए सवाल, सीडीएस में पूछे गए सवाल, बहुत ही शानदार तरीके से आप डील कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के, और विद इन सेकेंड्स में ही सोल्व होते हैं भाई ये वाले सवाल। तो आपके देखना जरा क्या कहा इसने कि एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 34 थे, बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत तरीके से 26 के बजाय 62 के रूप में दर्ज किए गए हैं, सही औसत कितना है। बात को अंडरस्टैंड करना जरा। एक मेथड अपना ये होता है कि भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम टोटल वाला मेथड तो प्रीफर कर लें। 40 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हो गए भी, 40 गुणा में 34 हो गए। अब क्या करना है भाई, अब आपको ये करना है, एक स्टूडेंट के मार्क्स गलत तरीके से 26 के बजाय 62 लिखे गए, तो इसका मतलब क्या करना है, इस पूरे के पूरे सम में से उन 62 को लेस करो, हटा दिया। इसका मतलब वो जो स्टूडेंट था उसके तो पूरे ही मार्क्स गायब कर दिए, सही तो रखो उसके। तो ये पूरे बन रहे थे, 62 नहीं लिखना था, उसको हटा दिया, 62 हटा दिया, लेकिन उस बच्चे के नंबर तो रखो, 26 आ गए। अपोन में क्या करना था भाई, आपको 40 करना था। ठीक है, 40 का जब आप डिवीजन करेंगे इस पार्ट से तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 34, ठीक, प्लस का साइन। 62 और 26 का अंतर लेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर कितना आएगा भाई 6 और 3 36 और अपोन में 40। ये करोगे 4 से काटा 9 बटा में 10, माइनस का है ये, तो 34 में से क्या चला गया माइनस का 0.9, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई 33.1। टोटल वाली लैंग्वेज है ये कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो टोटल करके कर ले भाई। एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं।
अब ये जो स्टेप होती है असल में आप देखते हो यहां से आपको यहां जाना है, असल में यहीं से आप अपनी एग्जाम अप्रोच उठा सकते हो। कैसे, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो दूसरा मेथड जो है अपना वो है अपनी बेस वैल्यू। एवरेज चैप्टर को भी कंप्लीट अपलोड कर लिया है, तो हमने एक बीवी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसमें क्या करना है, अपना उद्देश्य है टाइम बचाएं बिना कंफ्यूजन के। 40 स्टूडेंट है, सबका एवरेज कितना चल रहा है भाई, 34 चल रहा है। ठीक है, हर एक बच्चे के हमने मान लिए कि मार्क्स हैं कितने, 34। अब एक स्टूडेंट को क्या किया, 26 के बजाय क्या कर दिया, 62 नंबर दे दिए। तो क्या करना है भाई, ग्रुप में से 62 को लेस करो और उसकी जगह ग्रुप में कितने लाओ, 26 लाओ। दोनों का मैं अंतर अगर देखना चाहूं तो ऑब्जर्व करेंगे, अंतर कितने का है, 36 का। ग्रुप में क्या होगी, ये नेगेटिव था मतलब ये हटाने थे, ये जोड़ने थे। अंतर कितने का पड़ा, अंतर पड़ा -36 का। बात क्या हुई फिर से समझना कि यहाँ पर एक स्टूडेंट के नंबर थे, गलती से 26 के बजाय 62 लिख दिए। हमने ग्रुप में से 62 निकाल दिया, तो ग्रुप में कितने की कमी हो गई, मार्क्स की होगी 62 की। लेकिन उस बच्चे के नंबर 26 थे, उनको फिर हमने ऐड कर दिया, तो अभी भी ग्रुप में कमी चल रही है, कितने, 36 नंबर की चल रही है। अब हमारे पास कुछ अलग से उसे बैलेंस करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो टोटल था पहले जितना भी चल रहा था उसके कंपैरिजन में टोटल 36 कम हो गया। कितने लोगों को अफेक्ट करेगा भाई, 40 लोगों को। 4 से काटा 9 बार, 10 बार, कितने की कमी हो गई, 0.9 की। इसका मतलब हर स्टूडेंट के हिस्से में कमी आएगी कितने की, 0.9 की। पहले एवरेज कितना था, 34 में से 0.9 आपने लेस कर दिया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 33.1। इसका भी 50% लिख सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी सी माइंड में कर दो तो काम आसानी से हो जाएगा। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से, देखना जरा क्या कहा इस पर्टिकुलर सवाल में इसने। एक थोक व्यापारी होलसेलर 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी रिटेलर को सामान बेचता है। रिटेलर या जो खुदरा व्यापारी है वो इसे 10% के लाभ पर ग्राहक या कस्टमर को बेचता है। ग्राहक 2,000 रुपये का भुगतान करता है, तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। इजी सवाल होते हैं, एक लाइन में ही सोल्व हो जाते हैं। कैसे, जरा देखना। मान लो होलसेलर के रुपए लगे थे x, ठीक है। अब होलसेलर क्या करता है, 5% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका 105% क्या होगा, सेलिंग प्राइस। 105% क्या लिख सकते हो भाई, 21/20, ठीक है। या फिर सीधे सीधे आप कह सकते थे 5% 1/20 होता है, 20 की चीज 21 में जाएगी, कितने टाइम्स हो गई, 21/20 टाइम्स। चलो ये क्या हुआ, होलसेलर ने बेच दिया किसको, रिटेलर को। ये रिटेलर की कॉस्ट प्राइस है। रिटेलर क्या करता है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब इसका 110%। ये तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो ही गई, इस पर लाभ लेना है और विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये क्या हो गया भाई, 110% आप लिख सकते हैं 11/10, ठीक है। रिटेलर ने भी बेच दिया। ये असल में क्या है, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस, जो कि कितनी हो गई आपके पास, 2,000 रुपये लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखना जरा, इससे हम लोग सोल्व करेंगे। अब मुद्दे की बात फंस गई, कोई किसी से नहीं कट रहा, 3 और 7 से कट सकता है, 3 7 जैसा अपने को कोई सीन ही नहीं दिख रहा। अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं ऑप्शंस की तरफ, 1700, 1900, 3200, 2300। एक बच्चा ये सोच सकता है कि नहीं सर मैं तो इसको एग्जैक्ट ही करूंगा। एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, एग्जैक्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में लगा लेना भाई आप स्टार इसलिए लगा लेना क्योंकि इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज करना सीखना है, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा आपको तो क्या आपका सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। रैंडम कटिंग कर दो भाई, देखो जैसे 20 से 21 में भाग दिया, लगभग 1 आ जाएगा, आना तो 1.1 है लेकिन लगभग 1 मान लिया। ऐसे ही इसमें इसका भाग दोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, लिखा जा सकता है ना, लगभग 1.1 आ गया। ये तो वैसे सीधे सीधे दिख रहा है आपको, 1.1 को 1.1 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा 11 11 121, ये लगभग आपका 1.2 आ गया।
x की वैल्यू यहां पर आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। किसका, इसके अंदर 1.2 का डिवीजन, 12 का डिवीजन एक बार चला गया, 8 बचा आपके पास। इसमें आप यहां पर डिवीजन करेंगे 80 में, 12 6 72। हमने चीजें अप्रोक्सीमेशन में ले ली, 12 7 84 होता है, तो इसका मतलब आसपास चांस बन रहा है कि 1700 के आसपास कहीं दिखा। तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा रिजल्ट। अप्रोक्सीमेशन का सहारा नहीं लेंगे तो फिर समस्या खड़ी होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करते तो ही बात बनती। डेटा अगर आपका मान लो ये तो बिखरा बिखरा हुआ सा है, तो यहां तो आपका मन करे वैसी की वैसी कटिंग कर दो। कई बार क्या ऑप्शंस नजदीक देता है, एक 1731 दे दिया, 1831 दे दिया, 1631 दे दिया, वहां थोड़ा स्ट्रेस आता है। तो उस केस में क्या करना था, देखो x का 21 अपोन में 20 लिखना था, 11 बाई आपको 10 लिखना था, बराबर ये वाली वैल्यू। ठीक है, हो गई। ऐसे केसेस में जब आपको ये लगना स्टार्ट हो जाए कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तब डेटा को थोड़ा सा एग्जिट करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कैसे, देखो 11 का अगर मैं यहाँ पर डिवीजन करूँ इसके अंदर, तो डिवीजन कितनी बार जाएगा, 11 एक बार, 8 बचा, 11 7 आपका 77, 3 बचा, 11 2 22, 11 7 77, पॉइंट्स वगैरह को छोड़ो। ठीक है, इसमें भी आप डिवीजन कर सकते हो कि भाई मैं चाह रहा हूं कि यहां पर 3 का डिवीजन कर दूं, तो 7 बार 3 का करोगे, 5 3 15, 7 3 21, 1 बचा, 6 3 18, 7 का कर दो, 7 8 56, 7 2 14 पॉइंट समथिंग आ गया। x बराबर इसका आप इससे गुणा करोगे, ये कुछ समथिंग के अंदर चला गया, मान लो 5 के आसपास चला गया होगा, 200 से गुणा करना है, तो वो आपकी वैल्यू मैनेज क्या होगी, एक तो इसको ख़त्म कर देगा, फिर आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1700 के आसपास वैल्यू जस्टिफाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या एक सवाल में सीख सकते हैं, नहीं भाई। बैंक की जब सीरीज चलाएंगे तो पहले थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मुद्दा ये है कि यहाँ पर एक एडिशन करके नीचे वाले पार्ट को चेंज किया जाता है, सीधे मैं बताऊंगा आपको रटना हुआ लगेगा। उसको समझाने में कम से कम 1 घंटे की नीड होती है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों करते हैं, कि अगर आपके ऑप्शन पास भी हैं तो भी आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है भाई, इसको देख लेना थोड़ा बहुत, मतलब एक रफ आइडिया आपको लेना होता है कि भाई इस हिसाब से आप इनकी कटिंग करोगे तो आपकी बात बनने के चांसेस हैं। ऑप्शंस दूर दूर हैं तो तनाव ही नहीं लेना है वैसे भी। देखो अगला सवाल, जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 103% हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। मुझे एक बात बताओ, अपने आप में कोई नंबर कितने परसेंट होता है, अपने आप में वो कंप्लीट है, इसका मतलब 100% होता है। इसमें इसने कुछ इंक्रीज किया और खुद का कितना हो गया, 103%। खुद में 103% का इंक्रीज नहीं हुआ है, खुद का 103%, मतलब वो 100% था, अब कितना हो गया 103%। इंक्रीज हुआ कितने का, 3% का इंक्रीज हुआ, 3% का। और असल में ये इंक्रीज आपको दिख रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 69 को। आपको नीड किसकी है भाई, आपको नीड है 100% की, किससे गुणा होते हुए दिख रहा है, 13 से, तो इसको भी कर दो 13 से, तो रिजल्ट क्या बन गया, 1300। क्या एग्जाम में ऐसा करना ठीक रहेगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम में ये सवाल अगर यही डेटा होता है तो माइंड में हो सकता है, पूछे गए सवाल ही हैं वही, ये लगभग सीजीएल के ही सवाल हैं जो चल रहे हैं आपके सामने। 3% किसको बताता है आपका, 1 मिनट गड़बड़ कर दी ना हमने, 3 का डिवीजन करोगे 23 आएगा, तो ये आएगा आपका 2300। माइंड में कैसे हुआ भाई, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 69 को, डिवीजन किया कितना आ गया, 23 टाइम्स हो गया, तो 100 का भी कर दो 23 टाइम्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ये वो वाले सवाल आपके होते हैं कि जहां पर आपको टाइम बचाना होता है, कि तुरंत के तुरंत टाइम बचा लिया। दोनों ही अप्रोच आपके सामने रखी जाएंगी कि जो बच्चा पहली बार देख रहा है या कुछ पढ़ रखा है लेकिन मैथ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या करो, वो सीरीज देखो, रैंडम आपके सामने सवाल आते रहेंगे कंटिन्यूअस। देखना, एक राशि ने 4 वर्षों में 12.5% की दर से 5,400 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि है। सवाल ऐसा है, वर्बली कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे, प्रिंसिपल आपका कितना होता है भाई,
प्रिंसिपल आपका होता है 100%, ठीक है। यहाँ उसे ब्याज कितना मिला, तो इसने कह रखा है हर साल 12.5%। तो मुझे एक बात बताओ, 4 साल में कितना मिलेगा? 12 4 48, 5 4 20, 2 ये 48, ये कितना मिलेगा? 50%, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? जितना आपका प्रिंसिपल है उससे आधा आपको क्या मिला है? ब्याज मिला है। अब क्या कह रहा है? ब्याज असल में इतना नहीं है, ब्याज कह रहा है कि 5400 रुपये है। तो इस बात को हटाओ, ये वाली वैल्यू असल में क्या है? 5400 रुपये है। यहाँ एक संख्या थी उसका हाफ किया तो 5400 आया। तो इसका मतलब इससे जस्ट डबल यहाँ पर संख्या थी तो कितनी हो जाएगी? 10,800 रुपये। कोई तनाव ही नहीं लेना था, सीधे सीधे यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था। एग्जाम में कैसे करेंगे इस सवाल को भाई? डेटा आसान है, कंपैरिजन करने में कोई समस्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सवाल को हम डील करेंगे एग्जाम में माइंड में, ठीक है। ये अपनी रहेगी एग्जाम अप्रोच, पकड़ने का प्रयास करना। 12.5% हर साल मिला, 2 साल में 25%, 4 साल में 50%। तो जितना भी आपका पैसा है उसका 50% करते ही आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है। एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है? 5,400। तो जो पैसा है उसका ये हाफ है, इसका जस्ट डबल कर दो, कितना आ जाएगा भी? 10,800 रुपये। सीजीएल में पूछे गए ही सवाल हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम हॉल में आप कुछ ऐसा करते हैं, 1 मिनट भाई, देखो एग्जाम हॉल में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो अनवांटेड टाइम कंज्यूम हो रहा है। तुरंत बात को पकड़ा, पकड़ते ही सोल्व किया। ये वो सवाल हैं जिनको आप कहते हैं कि ये 2-3 सेकंड के अंदर सोल्व हो गए। हाँ, लिख करके कुछ भी करने लग गए तो कोई भी सवाल आपने पेन टच कर दिया ना, इसका मतलब वो सवाल कितना भी आसान हो वो चला गया 15 सेकंड के पास, उसे बचा ही नहीं सकते। इतना टाइम लगेगा अगर आपने पेन टच कर दिया। वो ये कहता है कि पेन से लिख लिख करके भी सवाल 5 सेकंड में खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब वो पागल ही बनाने वाली सी बात हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। देखो, एक नाव 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या है? देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर हमने जब पढ़ा तो मैंने आपको कहा था कि भाई एक स्पीड एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना। स्पीड एवरेज में भी दो शुरुआत जब की थी, रेलवे सीरीज को याद करो, पहला ही सवाल डाला था मैंने स्पीड एवरेज का और उसका लगभग हर बच्चे ने गलत रिप्लाई कर रखा था। फिर मैंने दूसरा सवाल डाला, उसको सही बताया। रीज़न क्या था? एक ऐसा सीन होता है जिसमें क्या होता है, यात्रा के आधे समय इस स्पीड से, यात्रा के आधे समय इस स्पीड से, वहाँ स्पीड एवरेज क्या निकल रहा था? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 अपॉन में 2। डिटेल में एक्सप्लेन किया था ऐसा क्यों हुआ, सीरीज में जाकर जरूर देख लेना, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। एक ये सिनेरियो था आपका, ये काफ़ी यूजफुल है, अपना टाइम बताता है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ गई और वापस यहाँ आ जाती है, तब की बात है। और ये काम हम लोग कहाँ करते थे भी? बोट एंड स्ट्रीम में भी इस बात को यूज करते थे, क्योंकि एक बिंदु से नाव चली और धारा के विपरीत गई, धारा की दिशा में गई, फिर उसी बिंदु पर वापस आ गई। तो यहाँ पर भी सवालों को आसान करने के लिए स्पीड एवरेज का कॉन्सेप्ट काम में ले रहे थे। इसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट आसान था भाई इसका, 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2, ठीक है। अगर सवाल में ये पूछ ले, ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वो मार्क करके बताया था कि भाई देखो ऐसे भी सवाल पूछे कि हर बच्चे ने रट रखा है भाई s1 अपॉन में s1 प्लस s2, लेकिन जैसे टाइम हाफ हो जाएगा मामला चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस सवाल की डिमांड ये है कि आदमी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जाता है, फिर से इसी पॉइंट पर आ जाता है। स्पीड एवरेज ये है। एग्जाम में क्या करते हैं? 2 इंटू में 40 इंटू में 24 और अपॉन में क्या कर देते भी? 40 और स्क्वायर्ड कर दे से 64। 8 से कैंसिल आउट किया 3 बार, 8 से कैंसिल आउट किया 8 बार, ठीक है। और यहाँ पर 8 से कैंसिल आउट करोगे 5 बार। रिजल्ट कितना आ गया? 10 और 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो तरीका आपका ये था एग्जाम में करने का। मान लो आप भूल गए कि ऐसे कैसे किया, फॉर्मूला भूल गए क्या है, तो क्या करो, स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड एवरेज निकालनी है, तो क्या करना पड़ता है भाई? स्पीड एवरेज के लिए स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब एक डिस्टेंस मान लो,
टोटल कितना चला और उस चलने में कितना टाइम लगा। तो असल में क्या किया जाता है, डिस्टेंस 40 और 24 का एलसीएम, 40 को 8 गुना 5, 24 को 8 गुना 3, तो हमने डिस्टेंस मान ली 8 गुना में 3 गुना में 5 मान ली। ये दूरी है, इस दूरी को आदमी पहले इधर जाएगा तो कवर करेगा, फिर इधर आएगा तो कवर करेगा। इसका मतलब इसका दुगुना उसे तय करना पड़ रहा है, डिस्टेंस यही है। अब देखना जाते टाइम वो किस स्पीड से जा रहा है, 40 से। दूरी कितनी है ये वाली, टाइम कितना लगेगा, 40 का भाग दे दो, 8 5 40 कट गया, 3 घंटे लग गए। आते टाइम क्या होगा भाई, 24 की स्पीड से आएगा, दूरी यही चलनी है, 24 का भाग दोगे ये कट जाएगा, कितना टाइम लगा, 5 घंटे। ठीक है, आगे कर दो सोल्व, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, सोल्व किया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 15 2 30। तो ये भी अप्रोच है, प्रीफर यही करनी है आपको एग्जाम में। ठीक है, हालांकि इसके अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, ध्यान रखना, सिर्फ अपना कॉमन सेंस काम में आ रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले का एक अपना इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है, एक डेल्टा वाले फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है। एक स्पेसिफिक सवाल किस पर आता है, S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1 के अंदर। कब था ऐसा, एक आदमी इधर से चला एक इधर से चला, मिलने के बाद ये इस टाइम में और ये इस टाइम में वहां पहुंच गया, इसकी स्पीड ये थी तो दूसरे की बताओ। ये स्पेसिफिक पैटर्न है जो कई बार रिपीट हो चुका, तो इनके ऊपर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमांड बनानी पड़ती है। रीजन उसके पीछे इतना सही है कि भाई एक्स्ट्रा कमांड क्रिएट कर दोगे तो टाइम बचेगा आपका। एक बच्चा जो उस सवाल को सोल्व करने में ही जूझ रहा है एग्जाम हॉल में, आपको बता ही दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो तनाव क्यों ले रहे हो, सीधे सीधे उनको अटेम्प्ट करो, उसी पैटर्न को फॉलो करो जिससे आपका टाइम बचे। एक सवाल और दिया है भाई, क्या दिया, 2/3, वैल्यू मैं लिख देता हूं क्या है, 2/3, फिर ब्रैकेट में दे रखा है 6x/5 माइनस 1/4 प्लस 1/3 बराबर 9x डिवाइड बाई 5। इसे जस्ट क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करें, क्या करो भाई, 2/3 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 देखो इससे कट जाएगा 2 बार, क्या बनेगा, 2 गुना 2 4, 4x डिवाइड बाई 5 बन गया, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस का तो साइन आ गया, ये 2 इससे कटेगा 2 बार, ऊपर 1 ही बचेगा, नीचे 3 गुना में 2 6 प्लस 1/3 बराबर 9x/5। ठीक है भाई, अब देखो ये 4x/5 है, इसको उधर ले जाओ, ले गए, दोनों का एलसीएम कितना, 5, 9x में से इधर जाएगा, 4x माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5x, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, x की आएगी। अब देखना इन दोनों का एलसीएम कितना है भाई, 6 है, यहाँ -1 आएगा, यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/6। यही आपका रिजल्ट हो गया। आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी है, सुधार क्या करना है, ये जो पहली लाइन है एग्जाम में कभी भी इसको नहीं लिखना कि जो बात स्क्रीन पर आपको एज इट इज दिख रही है उसे क्यों लिखें, लिखोगे लिखने में वही 10-12 सेकंड, भाई हर सवाल पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि धीरे धीरे मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है भाई, सही रास्ता दिखा देंगे तो आपके पास है इतना नॉलेज, हर बच्चे के पास है कि वो बिल्कुल एसएससी को क्रैक कर सकता है, लेकिन आप शुक्रगुजार रहें उन लोगों के जिन्होंने एक पढ़ाने से मतलब है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं डिटेल में सोल्व करते रहते हैं। अब उन लोगों का भी आप शुक्रगुजार रहें क्योंकि वो कंपटीशन को कम कर रहे हैं, उन लोगों का भी शुक्रगुजार करें आप कि अनवांटेड टाइप के टिपिकल टाइप के सवाल करवा रहे हैं। मैंने एक कंप्लीट बात ऑब्जर्व की, जैसे सीजीएल का मेरा भी खुद का भी स्कोर है, वो 200 था इस बार, सीजीएल के अंदर 200 मार्क्स कर रखे हैं, उससे पहले भी इसके अराउंड ही स्कोर कई बार पहुंच चुका है। मैंने एक कंप्लीट बात ऑब्जर्व की कि ये जो आलतू फालतू सवाल होते हैं एक्चुअल में इनको करने की नीड नहीं होती। जो बच्चा ठीक पढ़ता है उसे नॉलेज की नीड होती है। नॉलेज, एक बात बताओ मुझे, जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसका नॉलेज लेके क्या करोगे। आपको कोई प्रोफेसर बनना है क्या इस फील्ड का, इस फील्ड में प्रोफेसर होते भी नहीं है, ठीक है, तो आपको अनवांटेड नॉलेज की नीड नहीं होती है। समस्या क्या है, जो बच्चा पढ़ता है ठीक पढ़ने लग गया वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस खो देता है, वो ये सोचता है कि नहीं यार कोई भारी भरकम सवाल करूं, वैसे सवाल ढूंढता है। मैं ये मानता हूं कि चलो भारी भरकम सवाल आ जाएंगे, आते नहीं हैं क्योंकि सीजीएल के मेंस के आप पेपर उठा करके देखो भाई, प्रीलिम्स देखो,
सीजीएल मेंस में 100 सवाल हैं, 1 या 2 सवाल ऐसा होगा जो कह सकते हो कि सर ये इस टाइप का पहले नहीं पूछा, बाकी 98 सवाल तो आपको वैसे ही मिलने हैं। अब पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है, उस 1-2 सवाल को सही करने का टारगेट बनाता है। टारगेट ना बनाए कभी भी, टारगेट बना के काम नहीं चलता है। आपको ये पता है कि 95% से ज़्यादा कंटेंट वैसा ही है जैसा रिपीट होता रहता है, तो इसका मतलब 190 प्लस स्कोर करना तो संभव है। उसमें काम करें ना आप, जहाँ पर कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है, कॉन्सेप्ट डिटेल में देखना है, चीज़ें माइंड में करनी है। लेकिन वो क्या है, उस रास्ते की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उनको टिपिकल चीज़ें मिलती हैं कि हाँ भाई यहाँ से काम होगा, यहाँ से काम होगा। तो पढ़ने वाले तो उधर लगे हुए हैं। एक वो बच्चे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, सवाल आसान है उसको सोल्व करते हुए देखते हैं, सवाल डिटेल में सोल्व हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस सवाल सोल्व होना चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम में टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। वो जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद उनकी आंखें खुलेंगी। मुद्दा ये है कि रिलेवेंट सा कंटेंट पढ़ लो यार। सीजीएल मेंस में 195 नंबर ले आओगे, क्या कम है? क्या 190 से कम ले आओगे? पेपर थोड़ा ठीक स्तर का है, क्या वो कम है? 200 में से 200 आ जाना कोई मुश्किल नहीं है, आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से माइंड सेट नहीं होता कि मैं इसके लिए ऐसी एफर्ट डालूंगा। आप जो सबसे ज़रूरी बातें उन पर एफर्ट डालें, अपना कॉमन सेंस डेवलप करें, जो 2-3 सवाल हटके आएंगे वो ऑटोमेटिक आप डील कर ले जाएंगे, समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन हमने क्या रास्ता चेंज कर दिया। मैं अमूमन बहुत बार देखता हूँ कि जैसे ही सवाल मैं इजी करवाता हूँ, नीचे कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि ऐसा भी आता है क्या एसएससी में। अब इनकी डेट डालने लग जाएं क्या? मुझे एक बात बताओ कि ये सीजीएल इसमें पूछा था, इसमें पूछा था, भाई पेपर उठा के देख लो। गाइडेंस भी सटीक नहीं मिलती है लोगों को कि क्या फॉलो करें, तब जाकर के बात बनेगी। सब यही कहने पर लगे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, इतना करना पड़ेगा। भाई इन सीरीज को देख लो, रिलेवेंट कंटेंट आपका चल रहा है, रिलेवेंट आपकी अप्रोच है। टाइम पर मेरा इसीलिए प्रीफरेंस रहता है क्योंकि मुझे पता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बच्चा ठीक ठीक शिद्दत से लग जाए तो 3-4 महीने में मैथ्स को सीख सकता है, जितनी उसे एग्जाम में नीड होती है। फिर उसे काम करना होता है खुद की अप्रोच पर कि टाइम कैसे बचे। टाइम कभी भी फास्ट लिख करके नहीं बचता है। याद रख लेना कि सर मेरी लिखने की स्पीड बहुत फास्ट है, उससे नहीं बचेगा। टाइम बचेगा सोचने से। चाहे आप सोच स्लो ही क्यों ना लें, धीरे धीरे आदत डलेगी तो फास्ट भी सोचने लग जाओगे। पेन चलाते हो कितना भी नकली सवाल हो, आपका टाइम किल होगा। माइंड में करोगे बहुत कम टाइम किल होगा। एक बार आदत डाल लो। चलो भाई खैर आगे चलते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे रखा 341। एक बार मैं इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी सीजीएल 2017 प्रीलिम्स का है, ये मेंस का नहीं सवाल है। और ए बी बराबर 30 है और ए प्लस बी आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, हमें जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये जानते हैं कि भाई आपका जो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है वो हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी, फिर यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। डेटा क्या क्या दे रखा है भैया आपको? ए क्यूब बी क्यूब दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला और भी हमें पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या लिखते हो आप? इसका होल क्यूब लिखते हो ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस का 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि एग्जामिनर सवाल इन्हीं से बनाएगा, कोई तनाव नहीं है। सीजीएल मेंस देख लो अभी रिसेंट का, उसमें भी आपको इस पैटर्न पर सवाल मिल जाएंगे। 2018 देख लो, 2017 देख लो, प्रीलिम्स देख लो, सवाल वो ऐसे ही बनाता है। मुद्दा क्या है, हम लोग ये काम करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में बैठ करके कि भाई ये फॉर्मूले होते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा किस पर काम करेगा। एक बात बताओ, कौन सा काम मिले, ये काम मिले या ये काम मिले? ए प्लस बी आपसे पूछा है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए क्यूब बी क्यूब दे रखा है, फिर आपके पास 3ab है। ठीक है, मैं अलग अलग संभावना की बात कर रहा हूँ। तरीका दूसरा भी है इसका कि अज्यूम करके भी इस सवाल को किया जा सकता है, लेकिन टू दी पॉइंट बात करें, कई सवाल ऐसे हैं जहां पर आप वैल्यू कितनी भी जी जान डाल लो अज्यूम नहीं होता। इसी सवाल में मैं अगर ए बी को 31 कर दूं, ये सवाल आपसे इजी वे में सोल्व हो ही नहीं सकता अज्यूम करके, होगा ही नहीं अज्यूम। यहाँ पर आपको जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है उसकी वैल्यू में अगर 340 भी कर दूं तो मामला उलझ जाएगा, क्योंकि तुरंत आंसर चेंज होंगे। तो मेरा काम यह है कि आपको दोनों बातें बताना कि भाई देखो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, अज्यूम करके अगर आप इस सवाल को करना चाहते,
याद रखना अज्यूम हर जगह नहीं होती है वैल्यू, तो क्या दिमाग लगाते भाई आप, a इंटू बी आपका कितना है 30 है, ठीक है। नीचे देखना ऑप्शन की हेल्प ले लें, a प्लस बी 1 की वजह से तो बात बनेगी नहीं। नीचे जाओगे तो ऑप्शन 4, या फिर खुद से कॉमन सेंस लगाओ, 30 कैसे बनेगा, 6 गुणा 5 से बन सकता है 30। ऑप्शन में है क्या, 6 प्लस 5 11 है। 10 गुणा 3 से भी बन सकता है, 10 और 3 13, ऑप्शन में है क्या, नहीं है। और कैसे बनेगा, 15 गुणा 2 से भी बन सकता है 30, 15 और 2 17, ऑप्शन में नहीं है। अब आपको क्रॉस चेक भी करना होगा कि भाई 6 का क्यूब और आपका 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 341। ये एडिशन करना संभव है, पूछे गए सवाल है तो बात बन जाती है। तो यहां से आपने क्या अज्यूम कर लिया भाई, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 बराबर 11 अज्यूम कर सकते हो। कुछ जगह क्या होता है, ऑप्शंस आसान नहीं मिलते, ऐसे मिल जाते हैं 3/7, 18 मान लो 7 दे दिया, 13/4 दे दिया, इस टाइप के, उस केस में अज्यूम नहीं होता। तो आपको अप्रोच तो आनी चाहिए। अप्रोच कौन सी फॉलो करें, तो देखना यहां पर अप्रोच ये फॉलो होगी, ये इजी पड़ेगा। रीजन, ये वैल्यू है, ये है, ये है, ये वाला जो सीन है ये समस्या पैदा करेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में तो है नहीं। अब a प्लस बी की वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, ठीक है। मान ली ये बन गया k का क्यूब, वो बन गया k, तो उसको उधर ले आते हैं, या एक स्टेप मैं लिख दूं, k का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू 341, 3 इंटू में 30 आप यहाँ लिख दोगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास k, इसको इधर लाओगे तो k आपका बाहर चला गया, ब्रैकेट में क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस 30 3 90 लिखा जाएगा बराबर 341। अब मुझे एक बात बताओ, k की ऐसी वैल्यू, k क्या माना हमने, कंफ्यूज नहीं होना, k माना हमने a प्लस बी। तो मेरा एक अनुमान था कि एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखनी थी, स्टार्ट आपका यहां से हो सकता था, ठीक है। अब आपको पता है कि k की जगह आपको लिखना है a प्लस बी, बाई ऑप्शन हेल्प लोगे आप कि a की वैल्यू अगर मैं k की वैल्यू अगर मैं 9 भी मानूंगा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो एक बात बताओ, ये रिजल्ट तो नेगेटिव देगा, तो इसका मतलब इससे भी बड़ी होगी 10 ऑप्शन में नहीं है, 11 है भी। तो वैसे तो ऑप्शन एकमात्र k बराबर 11 ही आपका जस्टिफाई कर रहा है, जो क्या है इसकी वैल्यू ए बी, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू रख के भी देखोगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये काम देखो, ये आपको डेटा दे रखा था, इसको लिखने की नीड नहीं थी, स्टार लगा लेना इस सवाल के। ये क्यूब के 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। अब ये चीजें अगर आपके माइंड में है तो आप सीधे कैसे कर सकते हो, a प्लस बी का क्यूब k का क्यूब बराबर 341, 3ab 3 गुणा 30 90, k इधर आ गया, k कॉमन ले लिया, k स्क्वायर माइनस 90 बराबर 341 पड़ा है आपके सामने। k क्या माना है हमने, a प्लस बी, बाई ऑप्शन चले जाओ भाई, साफ साफ दिख रहा है कि मतलब 90 स्क्वायर की वैल्यू 90 से बड़ी हो तभी वो संभव होगा, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक आपकी संभावना होती है कि इस हिसाब से आप इन सवालों को डील करते हैं। वैल्यू पुट से भी करें, कोई बुराई नहीं है भाई, हमने भी किए, बहुत सारे सवाल किए, करवाता भी हूँ, लेकिन आपको चीज़ें दोनों आनी चाहिए। कुछ कुछ सवाल हैं जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ स्पेसिफिक जगह वैल्यू पुट करते हैं, आपको जनरल अप्रोच आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि वो सवाल आप सोल्व करोगे ही वैल्यू पुट से और होंगे भी वो वैल्यू पुट से, तो उनमें तनाव नहीं लेना। अलजेब्रा में अगर आप ये जो एग्जाम का पैटर्न है, किसी भी एग्जाम का, CHSL हो, CPO हो, CGL हो, CDS हो, ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसा मामला क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को आदत पड़ी हुई है कि वो हर सवाल में वैल्यू पुट ढूंढेगा। अगर वो उस तरीके से करने लग गया तो एक पॉइंट के ऊपर जाकर के वो उलझ जाएगा और वैसी बात नहीं बनेगी। चलो भाई, एक सवाल और आपके पास, स्टार मार्क लगा लेना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाई, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, अगर नहीं पढ़ रखी है तो सर्च कर लेना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाई वासु सर, कोई ना कोई छोटा मोटा वीडियो मिल जाएगा 10-15 मिनट का। सवाल को देखते हैं, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग क्या है, ठीक है। यदि 5वां पद क्या है इसका 1 और 8वां पद कितना है -17। पहले तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको, 5वां पद कितना दे रखा है 1, ठीक है, और इसका 8वां, इसका मतलब यहां पर एक पद 6ठे नंबर पर है, एक यहां पर 7वें नंबर पर है, और यहां पर क्या है आपका
8वें नंबर का पद है, लिखा जा सकता है। कितनी वैल्यू है भाई? -17 लिखा जा सकता है। देखो अब यहां पर ऑब्जर्व करना है, 13 पदों का योग पूछा है, 5वें नंबर का आपको ये दे रखा है, 8वें नंबर का आपको ये दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां गया होगा तो क्या करते हैं? कोई वैल्यू ऐड करते हैं, जिसे डिफरेंस या डी कह सकते हो। फिर आप यहां से वही डिफरेंस डी आपने इसमें ऐड किया, वही डिफरेंस आपने डी इसमें ऐड किया, ठीक है। 1 के अंदर आपने 3 बार डी ऐड किया, 1 में आपने 3 बार डी ऐड कर दिया तो वैल्यू -17 आई। ये इधर चला गया -18, 3 डी की वैल्यू कितनी भाई? -18, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और वो भी क्या? -6। तो रिजल्ट आया ना, देखो इसमें -6 जोड़ोगे आप तो ये क्या बनेगा? -5, फिर 6 जोड़ा तो -11, फिर 6 जोड़ा तो -17। क्या एग्जाम हॉल में ऐसे करेंगे? इतना डिटेल में नहीं करना, ठीक है। इन सबको हटाओ, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लोगे, क्या करोगे? इसमें से इसको लेस कर दो, 1 -17 18 बनेगा, या इसमें से इसको लेस कर दो, -17 -1 -18। तो इसका मतलब यहां पर बीच में क्या होगा? इससे तीसरी टर्म ये है तो 3 बार डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, रिजल्ट नेगेटिव है, तो साफ साफ आप कह सकते हो कि भाई डी की जो वैल्यू है वो क्या है? -6 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पीछे की तरफ मूव करें हम, चौथा पद हो गया आपका 4th नंबर का, फिर आपका 3rd नंबर का, फिर आपका 2nd नंबर का, फिर आपका 1st नंबर का, लिखा जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, डी की वैल्यू कितनी है? -6। इस तरफ जाना आपको तो क्या करो? 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो। पहले नंबर पर ही तो जाना आपको। कितना ऐड किया आपने? 6 ऐड करना है तो 24 ऐड करोगे तो पहली टर्म कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी, आ जाएगी। अगर मैं कहूं यहां से आपको 13वें नंबर की टर्म बतानी है, 5 यही है, 8 टर्म के बाद आपकी 13वें नंबर की टर्म होगी। 1 के अंदर क्या ऐड करना है? -6 गुणा में 8 48, तो ये कितना हो गया आपका? 47। एक बार के लिए ध्यान से समझ लो, एग्जाम अप्रोच निकाल लेंगे। मैं आपको सारा का सारा डेटा क्लियर करके बता रहा हूं कि मामला क्या होता है। समांतर श्रेणी देख लेना वो वीडियो, क्या होता है सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस आपकी लास्ट टर्म, ये लिखा जाता है लास्ट टर्म। पहली टर्म क्या है भाई? टोटल टर्म तो कितनी है? 13। पहली टर्म आपकी कितनी है? 25। ये वाली आपकी कितनी है? नेगेटिव हो जाएगी भाई, धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस का 47। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट देगा 13/2 इंटू में 25 और इसको लेस करोगे माइनस का 22, कर दिया हमने 11 से गुणा। रिजल्ट कितना आ गया? 341 और माइनस का -143 आ गया, ठीक है। ये वो पार्ट थे छोटे छोटे जो आपको पता होना चाहिए था कि भाई ये चीज़ें कैसे निकल के आएंगी। अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या एग्जाम में इतना कुछ करना पड़ेगा? नहीं, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कॉमन सेंस। कैसे? एक तो ये तय हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम क्या होता है? n/2, 13/2 आपने लिख लिया। फिर आप क्या लिखोगे यहां पर? ऑब्जर्व करना क्या कि 13वें नंबर का पद क्या है, पहले नंबर का क्या है। आपने सवाल को देखा, 5वां और 8वां जो है, 1 से -18 अंतर कितने का दे रखा है भाई? 18। 1 से -17 18 का अंतर। तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो -6 का डिक्रीज है, और अगर पीछे आओगे तो 6 का इंक्रीज होगा। तो 5वें नंबर की तो टर्म ये है ही, इससे 4 टर्म पहले ही आपको मिल जाएगा क्या? पहला पद। तो इसमें 6 4 24 ऐड कर दिया तो पहली टर्म तो कितनी हो गई आपकी? 25 हो गई। 5वें से 13वें पर जाना है, 8 टर्म और ऐड करनी है। 8 टर्म का मतलब 6 की कमी, 8 गुणा 6 -48 की कमी। किसमें से भी? जो 1 लिखा हुआ उसमें से, तो क्या बनेगा ये? माइनस का 47। दोनों को ऐड किया, 2 का कर दिया डिवीजन, 22 माइनस का 11, रिजल्ट कितना आ जाएगा? -3 4 1। ये होती है एग्जाम अप्रोच, ठीक है भाई। अब इन पर आपको क्या करना होता है भाई? काम करना होता है। हम क्या करते हैं, हम अमूमन स्टूडेंट की क्या आदत रहती है, ये सवाल है चाहे 5 लाइन में सोल्व हो रहा है, 6 में हो रहा है, 7 में हो रहा है, देखो शुरुआत में पहले चीज़ें जब तक आपको समझ नहीं आएंगी तब तक उसे फास्ट नहीं कर सकते, ये शर्त ही है।
कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर जब तक आपकी समझ डेवलप नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, उसका सवाल आप फास्ट तरीके से नहीं कर सकते। समझ डेवलप करनी है भाई, 1 से लेकर 13 टर्म लिख लो, क्या तनाव है, टाइम ही तो देना है, एक बार ही तो देना है जीवन में। एक बार समझ लिए, आगे वैसा भी कोई भी सवाल आए उस पैटर्न का तुरंत डील कर दोगे। तो ये फास्ट कब किया जा सकता है, जब आपको ठीक ठीक पता हो, सारी चीजें दिखें, इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा, तभी जा करके आपकी बात बनती है। चलो भाई, एक सवाल आपको मैंने कहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल भी हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए क्या करोगे, सर्च करना है यूट्यूब पर, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय वासु सर। आपको मेरे ख्याल से 9 या 10 घंटे का एक लेक्चर मिलेगा, एक एक चीज को खोल खोल करके, इवन यहाँ भी बताया कि इस चीज का प्रूफ कैसे किया गया था, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हर चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। तो वीडियोज आपको देखने हैं। अब एक तरीका तो ये सिखा रखा है मैंने, वहां पर आप वीडियो सर्च करोगे तो लाइन आपकी कितनी दे रखी है भाई, लाइन आपकी दे रखी है x बराबर -2 और बिंदु -4,3 का प्रतिबिंब निकालना है, -4,3 की आपको क्या निकालनी है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन। जब आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट देख लेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि ऑल ओवर कंक्लूजन क्या होता है। पहले तो उस कंक्लूजन की बात करता हूँ, एग्जाम में फास्ट कैसे करें। उसमें आपको ये सिखा रखा है कि ये जैसे x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, जिस कोऑर्डिनेट की लाइन होती है वही चेंज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका फिक्स होता है। इसका मतलब 3 तो फिक्स रहेगा। चेंज करना है तो क्या करना है, लाइन का जस्ट डबल करना है, उसमें सब सिखा रखा, लाइन का जस्ट डबल करोगे -4 होगा, उसमें से ये जो x कोऑर्डिनेट था बचा हुआ कोऑर्डिनेट, इसको लेस कर दो, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0,3। ठीक है भाई, एक अप्रोच तो ये होती है कि आप इसको सीधे सीधे देखो, माइंड में होता है ये, जब चीजें आपने पकड़ ली और आपका काम यही बच गया कि भाई मैथ्स में ये चीजें आ गई, टाइम कैसे बचाएं, टाइम कैसे, खुद से पूछा करो। x कोऑर्डिनेट की लाइन थी, x कोऑर्डिनेट की लाइन थी तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, x क्या होगा, चेंज होगा। क्या करना है, लाइन का डबल कर दो, -2 का डबल कर दिया, -4, उसमें से -4 लेस करना, -4 में से माइनस करना है -4, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया, 0। तो ये तरीका तो वहां सिखा रखा है कि भाई कैसे आया, ये बात बता रखी है माइंड में। दूसरा कोई कह दे कि सर मैं भूल गया, बाकी आपको भूलना नहीं है, भूल गए हो तो क्या करो फिर भाई, ये काम में लो, इसको इधर x एक्सिस आपका, ये वाला आपका y एक्सिस, लाइन कितनी है, x बराबर -2, इस तरफ माइनस का पैटर्न मिलेगा x में, एक मैं ये मान लेता हूँ, 2 मैंने मान लिया यहाँ पर, ये मेरी लाइन है x बराबर -2, ये सिखा रखा कोऑर्डिनेट में। अब पॉइंट क्या है, -4,3, x क्या है, -4, 1 2 3 4, -4, y कितना है, 1 2 3, तो बिंदु आपका कुछ यहाँ मिलेगा, -4,3, इसके ऊपर ड्रॉ कर दो भाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दूरी 2 है, इधर भी 2 होगी, तो इसका मतलब इसकी मिरर इमेज यहाँ, बराबर बराबर दूरी पर। हर चीज पढ़ा रखी है, बस आपको एक बार टाइम देना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ जितनी दूरी है उतनी यहाँ पर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो, x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0, y कोऑर्डिनेट कितना है, 3, तो इस पॉइंट की मिरर इमेज आपकी क्या निकल के आ गई, ये वाले। एग्जाम में वैसे करना होता है, भूल गए सवाल नहीं छोड़ना है, तरीका ये फॉलो कर लो, सेकंड तो लगेंगे, 20 लगेंगे, 30 लगेंगे, आधा मिनट लग जाएगा, सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, तो हर चीज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एकदम डिटेल में काम करते हैं। आपका भी यही काम बचता है कि भाई आप उस पर डिटेल में एक बार मेहनत कर ले जाएं, एक बार मेहनत कर ली, मामला आसान है, कोई तनाव लेने की नीड है नहीं। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे, पढ़ लेंगे भाई, चैप्टर भी पढ़ लेंगे, उसका स्ट्रेस आपको नहीं लेना, उसका स्ट्रेस मुझे लेना है। ठीक है, ये जो आपकी सीरीज चल रही है इसको आप ध्यान से देखा करें। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जो बात भी मैंने आपको नहीं पढ़ा रखी है, या तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्टडी IQ में ये सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में जा करके आप देखें, तो वहाँ पर आपको उसका हिंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, टाइम निकालना और उन चीज़ों को देखना है। 2x पर करके देख लो, उसमें नहीं समझ में आ रहा, 1.5x करके देख लो स्पीड। ठीक है, जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ा रखी है बिल्कुल आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जाम अप्रोच कर देते हैं,
तो इसका मतलब ये होगा कि आप कंटिन्यू देखें, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं फील होते। आप लगातार देखिए भाई, रेलवे वाली सीरीज के मॉक टेस्ट देखिए, उसमें भी एसएससी सीजीएल का लेवल है, इनको देखिए, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यार 1 महीने में ही सिर्फ मॉक टेस्ट करने से इंप्रूवमेंट आ गया। क्योंकि हर चैप्टर के ठीक ठीक सवाल हम लोग उठाते हैं एग्जाम के, जो रिलेवेंट हैं, जो मुश्किल आए हैं, मॉडरेट आए, कुछ कुछ ईजी हैं। फिर अप्रोच भी आपको दी जाती है कि टाइम ऐसे बचेगा ऐसे बचेगा, ठीक है। तो मेहनत करें, खुद का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि बिल्कुल आप मेहनत करेंगे उसके आउटकम आएंगे। एग्जाम में नॉलेज की नीड है, नॉलेज आपको दिया जाता है। एग्जाम में स्पीड की सबसे ज़्यादा नीड होती है नॉलेज की बात, वो आपको बताया जाता है। फिर आपका काम है प्रैक्टिस करना। कंटेंट आपका लिमिटेड सा है, कोई तनाव नहीं लेना। वो 2 जो सवाल होते हैं ना, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। 98 सवालों का टारगेट है अपना, उनके चक्कर में पढ़ेंगे तो 2 को भी सही कर लेंगे, और उन 2 सवालों के चक्कर में पढ़ेंगे तो इधर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, सेशन कैसे लगते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया सेशन को लाइक ज़रूर कर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। किसी बच्चे का कोई सजेशन है तो भाई सजेशन ज़रूर दे। मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।